हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई और आपने बताया कि जल संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। आपने ये भी बताया कि आपकी टेक्निक्स को अब लोग अपनाने लगे हैं। और तीसरी बात आपने जो बताई वो है कि इनोवेशन करने वाले किसान, अगर कभी भी उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ अच्छा इनोवेशन किया तो उनके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे जिंदा हैं जहां पर वो उन्हें मंच मिल सकता है, जहां पर उन्हें प्लेटफॉर्म मिल सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। जी हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको बताया कि जल संरक्षण हमारा एक विषय है, प्राकृतिक खेती हमारा एक विषय है, गो संरक्षण हमारा एक विषय है और तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग जो जानना चाह रहे थे वो ये जानना चाह रहे थे कि गो संरक्षण से प्राकृतिक खेती का क्या संबंध है। जी हाँ, जो गो संरक्षण से प्राकृतिक खेती का वैसे ही संबंध है जैसे कि पानी से खेती का संबंध है। गो संरक्षण यानी कि देशी गाय, एक ऐसी देशी गाय, जी हाँ, ये एक बजर है जो कि हर आधे घंटे में हमारे एक संदेश देता है इस चीज़ का कि हम अगले गेस्ट की तरफ बढ़ जाएं, हम अगले मेहमान की तरफ बढ़ें और हम इस कार्यक्रम को लगातार इसी प्रकार चलाते रहें जिस प्रकार से ये चल रहा है। अखंड संवाद का ये कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ता हुआ, अखंड संवाद जो कि अपडेट इंडिया की टीम के द्वारा बनाया गया एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि आज केवल जो कैमरे पर नजर आ रहे हैं वो नहीं, बल्कि पूरे टीम के हर एक सदस्य इस समय पर 24 घंटे के लिए इस कार्य को करने के लिए संकल्पबद्ध है कि हमें किसी भी तरीके से 24 घंटे तक इस अखंड संवाद को लेकर जाना है। बात सिर्फ इतनी सी है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जी हाँ, बात से ही बात निकलेगी और बात जब हम करेंगे तभी मुलाकात बढ़ेगी और जब मुलाकात बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, संवाद होगा। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं सीधे, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम आपको खेतों के सौंधी माटी की महक महसूस करवाएंगे। जी, और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं जोधपुर के एक ऐसे किसान के पास। जी हाँ, जोधपुर सूर्यनगरी से थोड़ी सी दूर जाकर है नौसर गांव। नौसर गांव में रहते हैं रावल चंद पंचारिया, जो कि इस समय पर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रावल चंद जी हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। आपका धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से सर्दी में पूरी रात सफ़र करके हम तक पहुँचे हैं। ये आपका मेरे प्रति जो स्नेह है, ये स्नेह मैं हमेशा याद रखता हूँ कि आप मेरे एक फ़ोन कॉल पर तुरंत तैयार रहते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगा रावल चंद पंचारिया जी को। इन्हें मैं असली वैज्ञानिक इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये खेतों में बैठे रहते हैं और खेतों में जैसे ही बैठते हैं तो इनका जो दिमाग है वो कंप्यूटर से भी तेज दौड़ने लगता है और ये सोचते हैं आज मैं क्या नया करूँ। रावल चंद जी। जी सर। सबसे पहले तो अखंड संवाद के बारे में पूछना चाहूँगा, कैसा कार्यक्रम है? अभी तक आप काफ़ी देर से देख रहे हैं, क्या इसका क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या कितना ज़रूरी था ये कार्य? मैं तो सर यही कहना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान के पूरे जो भी पद्मश्री और अच्छे इनोवेशन वाले किसान आपने एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे किए हैं, सब आपस में संवाद कर रहे हैं और हर एक का अलग अलग सीखने को मिलेगा। वो श्रेय सब आपको ही जाएगा क्योंकि आप जो ये किसानों के लिए कर रहे हैं यहाँ जयपुर में बैठ के, वो बहुत बड़ा एक अपने आप में क्या बताऊँ कि आपकी जितनी मतलब तारीफ की जाए, जितना कहा जाए वो भी कम पड़ता है क्योंकि सारे किसान राजस्थान के जो भी इनोवेशन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, सारों को आपने एक ही मंच पे बुला के और सबको एक ही मंच पे बोलने का मौका दिया, सुनने का मौका दिया और आपस में वार्ता करने का मौका दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आगे आने वाले टाइम में मिसाइल कायम करेगा और आप तो वैसे मिसाइल कायम कर ही रहे हो कि किसानों के लिए इतना टाइम निकाल के समय दे के और आप कर रहे हो, वो एक काबिल तारीफ है सर। जी हाँ, रावल चंद पंचारिया जी से पहली मुलाकात स्क्रीन पर ही हुई थी। रावल चंद पंचारिया जी का फ़ोन आता है, मैं अब उस समय की बात कर रहा हूँ जब मैं किसी दूसरे चैनल में था और इनका फ़ोन आता है और ये कहते हैं कि मैं जैविक खेती कर रहा हूँ पिछले कई सालों से और रसायन मुक्त खेती कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कार्यक्रम में शामिल कर लें। और उस दिन शाम को बात हुई और मैंने कहा ठीक है, कल शनिवार है, आप कल ही आ जाइए। तो ये पता नहीं किस प्रकार से कैसा साधन लेके वहाँ पहुँचे और
उस समय पर ये बड़ा डरे हुए थे कि मैं टीवी पर कैसे बोल पाऊंगा, लेकिन आज इन्हें जब इस तरीके से धारा प्रवाह बोलते हुए देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। उस समय में और आज के समय में आप में जो परिवर्तन है वो असल में साइन ऑफ सक्सेस है, और वो सक्सेस इस चीज़ की है कि इन्होंने धरती माता को रसायनों से मुक्त रखा हुआ है। इन्होंने कभी भी अपनी खेतों में रसायन को मुंह तक नहीं दिखाया, एक बूंद तक इन्होंने रसायन की नहीं डाली, और यही कारण है कि रावलचंद पंचारिया जी को उस कार्यक्रम के बाद कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, कई सारे टीवी चैनल्स पे ये अपना इंटरव्यू दे चुके हैं। रावलचंद पंचारिया जी वो उदाहरण है जिनके लिए मैं कहता हूं कि मेरा मीडिया में आना एक मुहिम था कि एक किसान को सेलिब्रिटी बनाऊं। मैं आज एक सेलिब्रिटी के साथ बैठा हूं, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। रावलचंद जी। जी सर, मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार जब आपने बुलाया तो मैंने सोचा ये कोई रिकॉर्डेड कार्यक्रम है, और फिर मेरे को पता चला कि ये तो सीधा लाइव है और पूरे हिंदुस्तान की जनता एक बार सीधे लाइव देखेगी। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं क्या बोल पाऊंगा और कैसे क्या क्या कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे जाके बोलने का मौका ही नहीं मिला और बोला भी नहीं। फिर भी मैं जो खेती किसानी के बारे में बोला और आपने जो जोश दिया, उसी जोश के जरिए मैं आगे बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते मैंने कई सारे इनोवेशन किए, कई सारे गो आधारित खेती में कई तरह के बीज सिलेक्शन किए, कुछ वैरायटियाँ बनाई, कुछ मैंने प्रोडक्ट बनाए। इस तरह से सारे जो हमारे फार्म पे ग्रो हो रहे हैं उनको मैंने सारे इनोवेशन करके और सीधा मंडी में नहीं बेच के और सीधा प्रोसेस करके बेच रहा हूँ। वो श्रेय सब आपको ही जाता है कि आपने हमें इतना मोटिवेशन दिया और समय भी दिया, तो उसके लिए मैं क्या बोलूँ, वो बोलूँ तो कम पड़ता है सर। जी हाँ, रावलचंद जी के बारे में बताऊं। रावलचंद जी वाकई में एक छोटा सा बहुत छोटे से तरीके से मैं इनका ब्रीफ देता हूं, उसके बाद हम मेन मुद्दे पर आते हैं। रावलचंद पंचारिया जी बहुत कम उम्र में कमाने के लिए निकल गए थे, परिवार की जिम्मेदारियां थी, बहुत कम उम्र में ये 9वीं 10वीं के बाद ही कमाने के लिए निकल गए। पहले स्टेशनरी की दुकान पर जोधपुर में काम किया, उसके बाद साउथ के कई शहरों में गए, परंतु वहां पर कहीं पर भी इन्हें किसी भी जगह पर 10,000 15,000 से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिलती, उतने से इनका काम नहीं चलना था। कारण कुछ दूसरा था, कारण ये था कि इनके खेत इन्हें पुकार रहे थे, इनकी जो गांव है वो इन्हें पुकार रहा था, इन्हें कुछ और देना था भाग्य विधाता को, इसलिए इन्हें बार बार हर जगह से निराशा हाथ लग रही थी। एक दिन ये लौट कर वापस अपने गांव आ गए। गांव आकर अपनी 5 बीघा जमीन में इन्होंने खेती शुरू की, और जब इन्होंने निर्णय लिया कि मैं ऐसी खेती करूंगा जिसमें केमिकल नहीं होंगे, रसायन नहीं होंगे, उस समय लोगों ने क्या कहा, सबसे पहले वो सुनते हैं। जी रावलचंद जी। उसी समय सर, वो तो काफ़ी पहले की बात हो गई, तो उस समय तो लोग कह रहे थे कि बिना रसायन की खेती तो संभव ही नहीं है, कुछ अगर खाद वगैरह नहीं डालोगे अंग्रेजी तो फसल होगी नहीं। लेकिन मैंने वो कर दिखाया कि बिना कुछ डाले अपने गो आधारित खेती और जो फसलों का अवशेष है वो ज़मीन में डाल के खेती की जा सकती है। फिर लोगों ने देखा, फिर पड़ोसियों ने हम पे विश्वास किया, फिर अड़ोस पड़ोस गाँव के लोगों ने विश्वास किया, तहसील स्तर पर किया, जिला स्तर पर किया। आज कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के किसान मेरे पे विश्वास कर रहे हैं, और मेरा बीज और मेरे प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं। वो श्रेय सब आपको ही जाता है, क्योंकि एक मीडिया मंच होता है, उसके जरिए अगर प्रचार, किसान एक जगह खेत में बैठ के प्रचार करे तो कितना कर पाएगा। उस किसान को मंच मिलना जरूरी है, और मंच आप है जो दिन रात मेहनत करके इस तरह का मंच दे रहे हो। उस क्या बताऊँ कि किसान उसी के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। आप बार बार एक शब्द बोल रहे हैं, गो आधारित खेती। क्या होती है गो आधारित खेती? क्योंकि इससे जस्ट पहले मैं दर्शकों को बता रहा था कि अक्सर किसान ये पूछते, मतलब जो आम आदमी है, किसान को तो सबको पता है, आम आदमी पूछता है कि खेती में जल संरक्षण समझ में आता है, परंतु गो संरक्षण का क्या काम है, गाय वहाँ क्या काम आती है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और ये मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि क्या है गो आधारित खेती। देखिए सर, गो आधारित खेती ऐसी है कि गाय अगर दूध दे रही है तो वो दूध, घी और काम आ रहा है, पीछे जो छाछ बच जाती है वो खेतों में काम आती है। गोमूत्र होता है, उसको कलेक्ट करके मॉडिफाई करके और वो स्प्रे वगैरह में ज़मीन में डालने का काम आता है। और जो ताज़ा गोबर है वो किसान गोबर गैस में सैलरी निकलती है, उसको काम में लें, वर्मी कंपोस्ट बना के काम में लें। तो मेरा ये मानना है कि उस गोबर में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जो हमारी गायें ऑर्गेनिक चीज़ें खा रही है, जो न्यूट्रिएंट पौधे में है वो सब गायें खा रही है, और वो न्यूट्रिएंट वापस गोबर में आ रहा है, वो ज़मीन में डाल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कोई भी दूसरा खाद डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी चीज़ से पूरे खेत की पूर्ति हो जाती है और सारे न्यूट्रिएंट बन जाते हैं और खेत का बैलेंस बराबर बना रहता है। तो पौधे को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं पड़ती है, क्योंकि स्प्रे, ज़मीन का खाद वगैरह सारा पौधा मजबूत होगा अपने आप में, तो मतलब उसमें बीमारी भी कम आएगी और अच्छा आगे जाके वो अच्छा मतलब किसान को यील्ड देगा। जी, कितनी गायें हैं सर आपके पास? मेरे पास अभी देसी 20 गाय है सर, तो उसका मैं है जो
मेरे खेत में गौमूत्र कलेक्ट कर रहा हूँ, जी। वर्मी कंपोस्ट बना रहा हूँ और गोबर गैस में यूज़ कर रहा हूँ जी और इसके अलावा नेडेफ खाद जो हमारे खेतों में पौधों के पत्ते होते हैं, जी पत्ते गोबर लेयर बाई लेयर बना के उसको एक अच्छा कंपोस्ट तैयार कर रहा हूँ। जी। शायद वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंपोस्ट है, जी। वो उसके सामने कोई भी कंपोस्ट नहीं है। जी। तो वो अगर मैं खेतों में छिड़कता हूँ तो उसकी फसल ही अलग होती है और उसका स्वाद बहुत अलग होता है। जी तो इस प्रकार मेरे वो जो स्वाद और क्वालिटी के पीछे अब मेरे इतने अच्छे कंज्यूमर बन गए हैं, क्या बताऊँ आपको कि अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी मेरे से वो मेरी प्रोडक्ट है जो खरीद रहे हैं और अच्छे भाव पे खरीद रहे हैं। जी। क्या देखिए, जब आपने शुरुआत करी जैविक खेती की, लोग कहते हैं कि जब आप बिना रसायन के खेती करते हैं तो ना तो उसमें उत्पादन होता, ना उससे काम चलता है, कहते हैं पोसाता नहीं है। हमारे राजस्थान में एक शब्द है पोसाता नहीं है, कि मतलब उससे वो पैसा नहीं मिलता जितनी हम मेहनत करते हैं। कितना सही है ये बात, और आप इसमें क्या उदाहरण देना चाहेंगे खुद का? मैं ये देना चाहता हूँ सर, शुरू में कोई भी एकदम सफलता मिलनी बहुत कठिन है जी। लगातार मेहनत करोगे 3-4 साल तो उसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे जी। प्रचार प्रसार होगा और लोग उनका स्वाद टेस्ट करेंगे, अच्छा लगेगा तो जरूर आने वाले टाइम में 3 साल अगर किसान ने मेहनत कर ली जी। तो फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। उनकी फसल घर बैठे बिक जाएगी और अच्छे भाव मिल जाएंगे और वो मेहनत करेगा और खेतों में अच्छी उपज होगी और अच्छी यील्ड होगी। उनका सीड भी बिकेगा, खाने के लायक है वो भी बिकेगा, और बिकेगा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आज मेरी हिंदुस्तान के अंदर अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी, नाम किसी का नहीं लूँगा, बड़े पद के लोग, बड़े गवर्नमेंट सर्वेंट, वो लोग मेरे से खरीद रहे हैं। तो आज मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है कि आज नहीं तो कल किसानों का भविष्य सफल होना ही है, क्योंकि जो किसान ईमानदारी से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और उस पर सारा प्रयोग कर रहे हैं अपने खेतों में जी। तो उनका माल आने वाले टाइम में उनका घर बैठे बुक होगा और घर बैठे ही बिक जाएगा, उनको अच्छे भाव मिलेंगे और आने वाले टाइम में किसान एक बिजनेसमैन होगा और अच्छा एंटरप्रेन्योर होगा, जो अपने प्रोडक्ट है जो सीधे सेल करने की बजाय कुछ प्रोडक्ट बना के और वो सीधा ही अपने ग्राहकों को बेचेगा। जी हाँ, जैविक खेती मतलब रसायन मुक्त खेती, प्राकृतिक खेती, और उसमें भी अगर आप वेस्टर्न राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं और वहाँ रहकर आप मोटे अनाज के लिए काम करते हैं, मिलेट्स के लिए काम करते हैं, श्री अन्न के लिए काम करते हैं, तो वाकई में आप एक बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे ही 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया, हमारे रावलचंद जी काम पे लग गए और इन्होंने बनाए उन मिलेट्स के कुरकुरे। सर, क्या कहानी थी, कहाँ से शुरू हुआ, और इस समय कुरकुरों की आपका स्वाद तो कुरकुरों का तो मैंने चखा हुआ है, परंतु उन कुरकुरों की इस समय पर क्या सिचुएशन है, कहाँ तक बिकना शुरू हुए? देखिए सर कि बाजरा जो है आटा पीसने के बाद हफ्ते भर में खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है, लॉन्ग टाइम नहीं चलता है। और पश्चिम राजस्थान वाला इलाका है जो पूरे विश्व में एकमात्र ही बाजरा उगाने वाला है जी। तो हमने बाजरे के कुरकुरे शुरू में स्टार्ट किए, तो शुरू में बहुत चैलेंज आए जी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चैलेंज आए तो सुधार किया। आज हम उसमें 3-4 फ्लेवर बना रहे हैं और कुरकुरा एक बार तैयार होने के बाद जी। जब तक हम उनको फ्राई नहीं करेंगे तो साल भर तक पड़ा रहेगा एज इट इज़, और जब हम फ्राई करके मसाला डाल के रेडी कर देंगे तो 6 महीने तक उसमें कोई तरह की स्मेल, खुशबू या स्वाद, टेस्ट वगैरह चेंज नहीं होगा। तो एक बाजरा हफ्ते भर की बजाय सीधा 6 महीने पे चला गया, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मतलब आप कुरकुरे को बना के रख लेते हैं, फ्राई बाद में करते हैं जब उसकी जरूरत होती है जब जी। मतलब जिस तरह से मंगोड़ियाँ बनाते हैं उस तरीके से आप उसको तैयार करके रख लेते हैं? बिल्कुल यही प्रोसेस है कि जैसे मंगोड़ी बनती है वैसे ही ये कुरकुरे बनते हैं, पर इसकी शेल्फ लाइफ है जो बहुत लंबी हो जाती है। उसका कारण है कि बाजरा है जो दड़ा हुआ होता है बड़ा, और उसको बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद उसकी जो उसमें खट्टापन होने की या जो खराब होने की समस्या है वो समाप्त हो जाती है और न्यूट्रिशन वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ती है। तो वो मोटे जैसे ही हमारी सरकार ने मिलेट ईयर घोषित किया तो हमारे बाजरे के कुरकुरे को पंख लग गया और अभी उसमें हम 3-4 फ्लेवर बना रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छे लोग पसंद कर रहे हैं। और हमारा कुरकुरे की अच्छी डिमांड है कि हम उसको पूरा अभी तक दे नहीं पा रहे हैं, ये कंडीशन है जी। और इसके अलावा क्या आपके इनोवेशन है? मैंने सुना कि आपने शकरकंद का रंग बदल दिया। सर हमने सिलेक्शन क्या जची? शुरू में हम शकरकंद भी अच्छी लगती है, गुलाबी भी अच्छी लगती है। शुरू में शकरकंद कर रहे थे तो देसी वाली शकरकंद में हमारी एक डिजीज थी कि उसके बीच में धागे होते थे। जैसे ही कोई बॉईल करके खाता तो खाने के बाद धागे हैं जो दांतों में फंस जाते थे जी। तो हमने कहा कि ये थोड़ा इसका क्रेज कम है और पसंद लोग कम कर रहे हैं जी। तो हमने वो बीज सिलेक्शन किए जिसके अंदर धागे नहीं है जी। और वैसे धागे नहीं है, फिर अच्छी वैरायटी एक तैयार हो गई 2-4 साल बाद में। तो धीरे धीरे एक वैरायटी तैयार होने के बाद हमें लगा कि
धरती माता हमें बहुत कुछ दे रही है, तो इसमें और सिलेक्शन किया जाए। जी। तो ऐसे सिलेक्शन करते करते 8-10 साल में हमने 2-3 वैरायटी ज़मीन में ऐसे तैयार कर दी सिलेक्शन करके। जी। और अभी हम शकरकंदी को एक ही बेड पे, एक ही जगह पे और धागे अलग अलग लगा के अलग अलग तरह की वैरायटी तैयार कर ली। अभी हमारे पास 6-7-8 वैरायटी के शकरकंद है, जिसमें सबसे मीठा और सबसे कम मीठा हमारे पास ही है। तो और उसकी हम टिप्स भी बना रहे हैं, और जो सबसे कम मीठा है उसकी हम सब्जी में डालने के लिए ग्रेवी बना रहे हैं, ताकि सब्जी गाढ़ी बन जाए और टेस्ट भी उसका अच्छा हो और कलर भी आ जाए। कहाँ से ये आइडिया कहाँ से आते हैं कि शकरकंद की चिप्स बना लो, शकरकंद की ग्रेवी बना लो और शकरकंद का कलर चेंज कर लो? कहाँ से आते हैं ये सब दिमाग में? सर जब या आदमी थार पार कर गाय की घी बहुत अच्छा दिमाग चला रहा है आपका? सर जब किसान अगर वहीं से कुछ कमाने की सोच ले, कुछ नवा अच्छा करने की सोच ले, जी। तो किसान सोचता है कि मैं यहीं से ही कुछ करूँगा। जी। तो फिर अगर लगन लग जाए, तो लगन लगने के बाद, लगन ऐसी चीज़ होती है कि आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा देती है, और कुछ भी कहीं से भी इनोवेशन निकल के आ जाता है। पर चाहिए मेहनत और लगन। तो वही मेरी खेती के प्रति मेहनत और लगन थी, तो मैंने दुकानदारी छोड़ के और खेती और पूरा समर्पण कर लिया अपने आप को। और वहीं मेरी थार पार कर गायें, उनका घी और उनका सारे जो धूप और उपले वगैरह बनाना, ये सारे प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। और आसपास की 8-10 महिलाओं को रोजगार भी मिलना शुरू हो गया, और लोग खरीदने लगे, तो उत्साह बढ़ता गया। और जैसे उमंग बढ़ती गई, तो अलग अलग क्वालिटी बढ़ती गई, ग्राहक जुड़ते गए, अच्छे लोग मिलते रहे, और लोगों ने अच्छा मोटिवेट किया। तो धीरे धीरे तो अच्छा हुआ। शुरू में तो बहुत मतलब टांग खिंचाई हुई, पर अब जाके काम ठीक चल रहा है, और लोग अब अच्छे लोग, सेलिब्रिटी हमसे कुछ काफ़ी चीज़ें खरीद रहे हैं। और हमारा घी है थार पार कर गाय का, जो 1500 शुरू में बेच रहा था, अभी हमारा 2000 रुपये किलो तक जा रहा है। 2000 रुपये किलो का घी जा रहा है आपका? जी सर, 2000 रुपये किलो का घी जा रहा है, क्योंकि हम उनको ऑर्गेनिक चारा दे रहे हैं, और खुद के फार्म का ही बट्टा तैयार करके वही दे रहे हैं, बाजार से कुछ भी नहीं ला रहे हैं जी। तो उसमें लोगों ने विश्वास करके अभी हमारे घी है जो 2000 रुपये किलो तक पूरे राजस्थान में नहीं, बाहर भी डिमांड आ रही है, लेकिन हम उतना सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं जितना हमारे पास है। जितना हमारे पास होता है उतना हमारा आसानी से बिक जाता है। आप जो मतलब जब गांव से साउथ की तरफ गए थे, बॉम्बे गए थे, मद्रास गए थे, और अब लोग आपके खेतों में आ रहे हैं, कैसा लगता है आपको? लगता है कि आपकी मेहनत सफल हो रही है, पैसा भी आ रहा है, महालक्ष्मी फॉर्म में वाकई में लक्ष्मी बरस रही है? सर जो शुरू में तो ऐसी सिचुएशन थी कि हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, न हमारे पास पैसा था, न हम बोरवेल करके ट्यूबवेल करवा सके। तो उस समय उस स्थिति को देखते हुए हम बाहर नौकरी गए, लेकिन वहाँ वो मन नहीं लगा, या वो मतलब नहीं था कि हमें गांव जाके कुछ करना है जी। और वहीं पे मैंने दुकान स्टार्ट की, दुकान में भी मन नहीं लगा कि अपना खेत है उसमें कुछ करना है जी। तो फिर मैंने खेतों में है जो धीरे धीरे पूरा मन लगा दिया, और दुकानदारी छोड़ के और खेतों में समर्पण हो गया। वहीं पे मैंने गायें और खेती, और उसके साथ ये जो हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको प्रोसेस करके बेच रहे हैं। तो मतलब धीरे धीरे इतना मन लग गया खेती में कि मतलब अब तो बड़ी से बड़ी सिटी में जाएं तो भी मन नहीं लगता जितना हमारा खेती मन लगता है जी। काजरी और जोधपुर में जो कृषि विभाग है, उनसे क्या सपोर्ट मिलता है आपको? कितना क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सर काजरी हमें टाइम पे हर चीज़ की ट्रेनिंग देता है, प्रमोट करता है, और कृषि विश्वविद्यालय है जोधपुर, वो भी हमें बराबर सपोर्ट करता है। तो जो हमारे विभाग है, हमारा KVK फलूदी है, जो भी हमारे डिपार्टमेंट है, वो हमें पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि वो भी हमें कहीं न कहीं हर जगह सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। और किसानों को मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा ये डिपार्टमेंट अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, सबको ही कर रहे हैं जी। जो किसान चेष्टा रखता है उनको तो फिर भी वो आगे लेके जाना ही चाहते हैं, तो उनका भी सहयोग मिलता है, उनके जरिए ग्राहक भी मिलते हैं, और उनके जरिए हमारी फसलें प्रमोट भी हो रही है, और नवाचार भी उनके सहयोग से ही हो रहा है। तो अभी हमारे कौन से साल में आप आए थे वापस खेतों के पास, जब नौकरी छोड़ के बाहर की? लगभग याद है कुछ? 2002 में मैं नौकरी छोड़ के आ गया था, दुकानदारी की। 2013 तक मैंने दुकानदारी चलवाई, और 2013 के बाद मैं सीधा ही वहाँ दुकान छोड़ के खेती में। मतलब 2014 से आप ऐसे माने कि आपने खेती शुरू की? 2014 से मैं पूरा दुकान छोड़ के और खेती में शिफ्ट हो गया जी हाँ। क्योंकि मतलब कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो किसानों की आय डबल करने वाला जो था, उसके आप शानदार उदाहरण हैं कि 2014 में आपने खेती शुरू की, और अभी डबल को तो छोड़िए, आय की बात ही मतलब गिनना ही मुश्किल है, कह सकते हैं। नहीं, जो हमारे मोदी जी का सपना था वो बहुत अच्छा था किसानों के लिए, और
सपने से ही न कि सपोर्ट से किसान आगे बढ़ता है, सपनों से किसान आगे बढ़ता है। और वो सपना दिखाया तो उसमें किसानों को मतलब एक तरह से मतलब सबको मोटिवेट मिला, और मोटिवेट मिलने से किसानों ने कहा कि अब कुछ करना है नया। तो हर किसान की वो भाग दौड़ लगी, और किसानों अपने आप किसान भी एक तरह से अपने आप में बहुत बड़े मतलब क्या बताऊं सेलिब्रिटी है आज के टाइम में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, किसान ही सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है, किसान ही मेरे देश का हीरो है, किसान ही हर जगह का हीरो है। किसान के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, किसान के बिना हम लोग शायद एक कदम भी आगे ना बढ़ पाए। परंतु बिल्कुल सही बात है। राहुल चंद जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे देश के उन किसानों को जो अभी भी केमिकल के सहारे जिंदा हैं, दवाइयों के सहारे जिंदा हैं, और प्राकृतिक खेती की तरफ ना देख रहे हैं, ना सोच रहे हैं कि प्राकृतिक खेती की जाए, और लोगों में बीमारियां बांट रहे हैं, लोगों में जहर बांट रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं सर कि मैंने दुकानदारी की, दुकानदारी को मैं बहुत आगे तक ले जा सकता था, 1 से 10 दुकान भी कर सकता था जी। और अगर रसायन खेती करता तो मैं वहीं का वहीं रह जाता। और मैंने जैसे ही ये जैविक खेती की, उस जैविक खेती के जरिए मैंने, जहां मैं बॉम्बे में नौकरी करता था और जहां घूमने जाता था तो सारे हीरो हीरोइन के वो बंगले देखता था, तो वो तो खुद तो दिखते नहीं थे, बंगले बंगले दिखते थे। और जैविक खेती के जरिए मुझे दादा साहिब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड मिला, उसी मंच पे उन्हीं लोगों के बीच में बैठ के। तो वो चीज़ जैविक खेती से ही संभव हो पाई है। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में अपनी पीढ़ी को, ज़मीन को और आने वाली जनरेशन को बचाना है, तो आप गो आधारित जैविक खेती करिए, तो अपनी जनरेशन भी बचेगी, ज़मीन भी बचेगी, और आप है जो एक अच्छे सेलिब्रिटी होंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमें दादा साहिब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड तक जाने का मौका खेती के जरिए मिला, ज़मीन के जरिए मिला और जैविक खेती के जरिए मिला। दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड भी आप जीत के लाए जैविक खेती के जरिए, ये वाकई में एक बहुत अच्छी बात है। क्या अपने परिवार के बारे में बताइए, अपनी अगली पीढ़ी को आप लाना चाहेंगे खेती में, क्या करना चाहेंगे? अगली खेती को पढ़ा के खेती में लाएंगे, ताकि पढ़े हुए जो जनरेशन आएगी तो खेती में और अच्छे इनोवेशन आएंगे, और खेती एक तरह का बहुत बड़ा आने वाले टाइम में बहुत बड़ा अपने आप में एक बिजनेस मॉडल होगा, और आने वाले समय में खेती ही एक बड़ा उद्योग होगा, और वो एक आने वाले समय में अपने देश को, जनरेशन को और अपने सारी जटिल जो बीमारियां हो रही हैं उनको सबसे बचा पाएगा, वो है अपनी जैविक खेती। जी, जिस समय आपने शुरू किया था उस समय ज़मीन आपके पास बहुत कम थी, अब आप कैसे कर रहे हैं? मतलब ज़मीन तो आप रोज़ बढ़ा नहीं सकते, लेकिन आपका दायरा बढ़ता जा रहा है, तो उसे कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर शुरू में देखो, जब बच्चा छोटा होता है, पहली क्लास में पढ़ता है, तो ऐसा शुरू करके फिर वो एक फर्राटेदार इंग्लिश और हिंदी तक पहुंच जाता है, संस्कृत भी बोल लेता है। तो उसी तरह किसान है जो शुरू में छोटे स्तर से शुरू करता है, फिर 1 गाय 2 गाय 10 गाय डेयरी फार्मिंग बड़ा से तट जाता है, फिर 1 बीघा 2 बीघा 10 बीघा 50 बीघा 100 बीघा, फिर उनमें इतनी सारी फैमिली रखना, उनको मैनेज करना, सारा धीरे धीरे अपना आप किसान अपने आप एक चैलेंज कर करके सीख जाता है, और सीख के वो है जो बड़े स्तर की खेती कर सकता है। जी, तो अभी कितनी जमीन है? अभी कितनी जमीन पे आप अभी काम कर मेरी रहे हैं? पुश्तैनी 30 बीघा जमीन है, और टोटली मैं 110 बीघा जमीन पे खेती कर रहा हूँ। तो मेरा काम है उनको समय समय पर गाइड करना, और जो फैमिली है उनको भी अच्छा दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद अच्छा पूरा प्रॉफिट ले रहा हूँ, जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है उसी में से उनको ही अच्छा प्रॉफिट दे रहा हूँ। चलिए, मेरा एक सवाल है, वो सवाल असल में उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि जैविक चीज़ें बना तो ले, जैविक उत्पादन कर तो ले, लेकिन उसे बेचे कहाँ? तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे बिकता है? सर हमारा प्रोडक्ट है जो एक तो हमारा ऑनलाइन भी बिकता है और ऑफलाइन भी बिकता है। और जैसे सरकार ने मिलेट ईयर घोषित किया था, तो हमें जगह जगह सरकार की तरफ से स्टॉल मिली, दिल्ली में मिली, जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में। तो उसके जरिए लोगों से मिलना हुआ, जुड़ा हुआ, उनको सबको हमने फ़ोन नंबर दिए, ग्रुप बनाए, और ग्रुप में हमने डाल दिया कि अब हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये बनाया है, ये प्रोडक्ट है। तो उस तरह डिमांड आती रही, और हमने ये सारों को प्रोडक्ट है जो सेल करते रहे। तो किसान एक जगह नहीं रह के पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए, आपस में आदान प्रदान कर ले, जो बाहर राज्य के हैं उनसे अपने राज्य में मंगवा ले, और अपने राज्य वाला बाहर वाले को भेज दें। ऐसे आपस में चैनल बन जाएगा, तो किसान है जो अपना प्रोडक्ट है जो सारा अपने फार्म पे एक दूसरे को बेच पाएंगे, और एक दूसरे किसान आपस में हेल्प करेंगे,
तो अच्छे भाव मिलेंगे और आपस में दुकानदार की तरह किसान भी एक अच्छे दुकानदार बन जाएंगे। जी हाँ, रावलचंद पंचारिया की जो एक खूबी है, खूबसूरती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों सफलता इनके साथ चल रही है, वो मैं उसका कारण बताना चाहता हूँ। ये किसी भी एग्जीबिशन को जो कि हो सकती है, जहाँ तक पहुँच सकते हैं, पहुँचने की कोशिश करते हैं। कोई भी यदि इन्हें बुलाता है, चाहे वो टीवी का कोई कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम हो, कोई अवार्ड फंक्शन हो, कुछ भी हो, उसमें जरूर जाते हैं। उसके पीछे जाने का मकसद इनका ये नहीं होता कि इन्हें स्क्रीन पे आना है या कुछ है। ये अपना नेटवर्किंग तैयार करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनको अपना नंबर देते हैं और अपना एक खुद का नेटवर्क इन्होंने तैयार किया। जैसा कि आप सोच सकते हैं कि जो जोधपुर से दूर, जोधपुर से आगे जाकर नौसर थोड़ा दूर गांव है, वहां पर रहकर एक किसान ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो किसान कितना स्मार्ट है। और जो ये कह रहा है कि जो एक किसान ये बात अपने मुंह से कह रहे हैं कि ऑनलाइन मेरा सामान बिकता है और मैं वो सब चीजें उगाता हूं जिसकी डिमांड बाजार में है और ग्रुप्स बना के उनमें डाल देता हूं। तो असल में हम हर किसान को इतना ही स्मार्ट होना पड़ेगा, हर किसान को इतना ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप जैविक खेती में जो परंपरागत खेती कर रहे थे या जो रासायनिक खेती आप कर रहे थे, उससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और इतने कॉन्फिडेंटली, इतने आत्मविश्वास के साथ जितना कि आज आपको रावलचंद पंचारिया जी नजर आ रहे हैं, सर उठा के जीने वाली जो जिस अदा के साथ बैठे हैं, गौरवान्वित होकर यहाँ पे बैठे हैं, उसी प्रकार से आप भी बैठ सकते हैं, आप भी पैसे कमा सकते हैं और आप भी टीवी पर, स्क्रीन पर, सब जगह आ सकते हैं। बस जरूरत है तो आपको मन में ये ठानने कि मुझे मेरी धरती माता है उसे रसायनों के बोझ से मुक्त करना है, और जिस दिन धरती माता देने लगेगी उस दिन छप्पर फाड़ कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद रावलचंद पंचारिया जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। आप इसी प्रकार अपनी तरक्की करते रहें, आप खेती करते रहें, धरती माता को रसायनों से मुक्त करते रहें। सर बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप इस तरह किसानों को मंच दे रहे हैं, और मतलब सारे जो टीवी चैनल है सबसे हटके आप किसानों की तरह बात कर रहे हैं और किसानों को आगे तक ले जा रहे हैं। ये आपका मिशन बहुत बड़ा मिशन है, उसके लिए मैं नहीं पूरे हिंदुस्तान के किसान आपको धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रावलचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सर। शुक्रिया। जी हाँ, अखंड संवाद में इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे, इसी प्रकार एक के बाद एक किसानों को हम आपसे मिलाते रहेंगे। ऐसे ऐसे किसानों से हम आपको मिलाएंगे जो किसान आप सोच भी नहीं सकते कि उस खेती में, अपने छोटे से खेती के टुकड़े में कमाल कर रहे हैं। जो हम लगातार एक के बाद एक इसी प्रकार से लोगों से मिलाते रहेंगे, लगातार एक के बाद एक इसी प्रकार के बुद्धिजीवियों से, मनीषियों से, तपस्वियों से हम आपको मिलाएंगे। जी हाँ, किसान एक तपस्वी ही तो है। आप सोचिए, एक बिजनेसमैन जब कुछ लेकर आता है, अपना कोई भी प्रोडक्ट लेकर आता है, उसे 7 तालों में बंद रखता है। जब रात को अपने घर आता है तो उस पर 7 बार गार्ड रखता है, ताले लगाता है और उसे अंदर छोड़ के आता है। जबकि किसान खेतों में अपने बीज डालकर लाखों की फसल को खुला छोड़कर अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं जो उगा रहा हूँ प्रकृति के लिए उगा रहा हूँ, उन लोगों के लिए उगा रहा हूँ जिन्हें आज भोजन की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है, किसी ने सही ही कहा है कि किसान जो है, किसान असल में अगर आपको धरती पर ईश्वर के हस्ताक्षर देखने हैं तो आपको खेत में काम करते हुए किसान को देख लेना चाहिए। वाकई में एक किसान जब खेत में काम कर रहा होता है तो वो असल में सृजन कर रहा होता है। वो सृजन कर रहा होता है एक फसल का, एक ऐसी फसल का जिस फसल से 140 करोड़ थालियां सजने वाली है। वो किसान उस समय सृजन कर रहा होता है उस अन्न का, जो अन्न लोगों के पेट में जाएगा, जिससे कि हमारी आगे वाली पीढ़ियां पैदा होंगी, और जो आगे वाली पीढ़ियां पूरी शक्तिशाली पैदा होंगी, तभी हमारा भारत देश आगे बढ़ पाएगा। जी हाँ, उस किसान को हम जितनी बार सलाम करें उतनी बार कम है। बस एक चीज जिसके लिए आज ये अखंड संवाद हमने आयोजित किया है वो इसलिए कि जितने भी खाने में जहर फैलाया जा रहा है, जितना भी रसायन डाला जा रहा है, उसका पूरा इल्ज़ाम किसानों पर डाल दिया गया है। जबकि गलती किसानों की नहीं है, गलती हम लोगों की है कि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उसके उत्पादन के लिए किसान को असल में उसमें केमिकल डालना पड़ा, और वो इतना डालना गया कि उसके बाद उन्हें आदत हो गई, इसमें रसायनों की आदत हो गई, और उसके बाद लगातार ये सिलसिला चलता रहा। परंतु आज भी हम लोग अगर हम लोग उठ जाते हैं, हम लोग अगर थोड़ा सा जागरूक हो जाएं और जागरूक होकर बाजार में जाकर ऑर्गेनिक मांगने लगें, बाजार में जाकर रसायन मुक्त प्रोडक्ट मांगने लगें, तो
ठीक है उसके 5 रुपए ज़्यादा लगेंगे, परंतु दवाई में लगने वाले पैसे से वो फिर भी सस्ता पड़ेगा। अगर हम बाहर जाकर रसायन मुक्त मांगेंगे तो निश्चित तौर पर किसान भी रसायन मुक्त उगाने लगेगा। किसान की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ यही है, वो चाहता है कि मैं सिर्फ वो चीज़ उगाऊं जो तुरंत बिक जाए, क्योंकि बहुत मुश्किलों से वो एक फसल को तैयार करता है, बहुत मुश्किलों से वो एक खेत में जाकर पहले बीज बोता है, उसके बाद वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि बरसात ना हो, बरसात हो तो ऐसे टाइम पर हो जब मुझे ज़रूरत है। परंतु जिस समय उसे बरसात की ज़रूरत होती है उस समय बरसात होती नहीं, और जिस समय वो चाहता है कि बरसात ना हो उस समय बरसात बरस जाती है। वो करता है पूरी कोशिशें, मिन्नतें करता है बारिशों से, बादलों से मिन्नतें करता है कि हे बादल आप रुक जाओ, इस समय पर मेरी फसल अभी ज़रूरत नहीं है पानी की, अभी पहले से पानी लगा हुआ है। परंतु उसके बावजूद जब बादल बरस जाते हैं तो किसान कुछ नहीं करता, सिर्फ अपनी मेड़ पर बैठ के